यहाँ दुकानों पर भी औरतों की काफ़ी भीड़ थी और लोग मुख्तलिफ अशिया खरीद रहे थे। मैं लाल किले में कई बार आ चुका था और उसके चप्पे चप्पे से वाकिफ था। जो लोग उस किले से वाकिफ हैं वो जानते होंगे कि जब बाजार ख़त्म होता है तो सामने सरसब्ज तख्ते आ जाते हैं जहाँ जगह जगह सर्व और आम के दरख्तों के झुंड है। उसी झुंड में बाएं जानिब मोती मस्जिद है। संगमरमर की ये खूबसूरत छोटी सी मस्जिद बेगमात की नमाज पढ़ने के लिए बनाई गई थी। उसके सामने एक जानिब ऊंचे तख्ते पर दीवाने आम है जहां अकबर बादशाह का तख्त रखा हुआ है। संगमरमर का ये तख्त अब बिल्कुल खाली और बगैर हीरे जवाहरात के हैं। जहां मुगल बादशाह दरबार लगाया करते थे। उसकी दूसरी जानिब दाएं रुख एक तख्ता नीचे उतरें तो दीवाने खास आ जाता है। दीवाने आम के पहलू में एक कुशादा कमरा है जिसे अंग्रेजों ने अजायब घर में तब्दील कर दिया था। इस अजायब घर में मुगल बादशाहों के मलबूसात के अलावा जो खास चीज देखने से ताल्लुक रखती है वो जंग आज़ादी की हाथ से बनी हुई तस्वीर है। ये बड़ी बड़ी तस्वीरें स्याह कलम के साथ बनाई गई हैं। इनमें मुजाहिदीन आज़ादी को अंग्रेजों के खिलाफ जंग करते दिखाया गया है। हर तस्वीर के नीचे उसकी पूरी तफसील दर्ज है। मुझे अंग्रेजों की अपनी मर्जी से बनाई हुई इन तस्वीरों से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर इसके बावजूद मैं एक एक तस्वीर को बड़े गौर और दिलचस्पी से देख रहा था। मैं यही जाहिर करना चाहता था कि मैं इन नादिर अशिया को देखने के लिए ही लाल किले में आया हूँ, लेकिन हकीकत ये थी कि मैं अजायब घर वाले इस कुशादा कमरे में घूम फिर कर उस जीने की तलाश में था जो तहखाने की तरफ जाता था, लेकिन मुझे वो जीना कहीं दिखाई न दिया। जाहिर है वो खुफिया तहखाना था और उसका दरवाज़ा भी खुफिया ही होगा। अजायब घर के दो दरवाजे थे। एक दरवाजे से लोग आते थे और तस्वीरें, नवादिरात और दूसरी चीजें देखने के बाद दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाते। दोनों दरवाजों पर अजायब घर के मुहाफिज अपनी मखसूस सुर्ख पटके वाली वर्दियों में मलबूस मौजूद थे। यहाँ कोई भी मुस्लिम सिपाही नहीं था। तस्वीरें वगैरह देखने के बहाने मेरी उकाबी निगाहों ने अजायब घर के हॉल कमरे का तफसील के साथ जायजा लिया। वहाँ मेरे अंदाजे के मुताबिक किसी खुफिया दरवाजे का इम्कान था। दीवारों के साथ शीशे के फ्रेम वाली ऊंची ऊंची अलमारियां लगी थी। इन अलमारियों के पीछे खुफिया तहखाने के दरवाजे का होना अजीब सी बात थी। इतनी भारी भरकम अलमारियों को बार बार हटाकर नीचे जाना तकलीफ अमल था। यकीनी तौर पर यह खुफिया दरवाजा हॉल के बाहर किसी पोशीदा जगह पर होगा। ये सोचकर मैं अजायब घर के हॉल कमरे से निकलकर बाग में आ गया। सब्जे पर कुछ औरतें अपने बच्चों के साथ बैठी थी। मैंने भी एक फेरी वाले से चने खरीदे और उन्हें मजे से तफरीह के मूड में खाने लगा। हकीकत में मैं अजायब घर की अकबी दीवार का जायजा ले रहा था जिसके कोने में दो मुसल्लह फौजी लकड़ी के खोखे पर आमने सामने बैठे हुए थे। एक दूसरे से बातें करते और सिगरेट पी रहे थे। उनकी ब्रेन गन्ने उनके घुटनों पर पड़ी थी। वो मुझसे बमुश्किल 100 कदम के फासले पर होंगे, इसीलिए मुझे उनकी गुफ्तगू सही सुनाई दे रही थी। जिस जगह वो बैठे थे वहां मुझे एक तंग सा मेहराबी दरवाजा नजर आया जो गालिबन बंद था। मुझे शक हुआ कि शायद यही वो दरवाजा है जो नीचे तहखाने को जाता है। मैं चने खाता हुआ उठा और दीवान खास की तरफ निकल गया। दीवान के अंदर जाने की बजाय मैं फवारों वाली रविश पर से होता हुआ अजायब घर के अकब में दरख्तों के झुंड की तरफ आ गया। यहाँ पहली बार मुझे एक फौजी टेंट लगा हुआ दिखाई दिया जिसके बाहर कुछ फौजी एल्युमिनियम के गिलास में चाय पी रहे थे। मैं उनके करीब से गुजरा तो एक फौजी जो शक्ल सूरत से डोगरा लगता था मेरी तरफ देखकर बोला, किधर जा रहे हो लाला जी? मैंने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। महाराज, किले की सैर कर रहा हूँ, जाना तो कहीं नहीं। उनमें एक सिख फौजी भी था। उसने तल्ख लहजे में कहा, दूसरी तरफ जाओ। मैंने हाथ जोड़कर बड़ी मिस्कीनी से दांत निकालते हुए कहा, जी महाराज। मैं तेजी से दूसरी तरफ जानी दीवाने खास की तरफ चल दिया। इसी दौरान मैंने देख लिया था कि वहां से चंद कदमों के फासले पर एक छोटा सा मेहराबी दरवाजा वाक़ था जिसके बाहर दो मुसल्लह फौजी बैठे सिगरेट पी रहे थे। दरवाजे के दोनों लकड़ी के मजबूत पट बंद थे। उस पर ताला पड़ा था। यह दरवाजा किले के दूसरे दरवाजों से छोटा था, इसलिए इस अमर में शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी कि यही वो खुफिया दरवाजा था जहां से नीचे तहखाने को रास्ता जाता था। लेकिन इसकी तस्दीक बहुत जरूरी थी। मैं ऊपर से होता हुआ उस तरफ आ गया जिधर शाही हमाम वाक़ था। ये जगह एक ऊंचे तख्ते पर थी। तख्ते के बरामदे के कोने में दीवारों पर पिचीकारी के काम को देखने लगा, लेकिन असल में मैं अजायब घर की अकबी दीवार के उस कोने का जायजा ले रहा था जिसके सामने के रुख पर बंद छोटे दरवाजे पर मुसल्ला मुहाफिज बैठे थे। गौर से देखने पर वहां मुझे दीवार में जमीन के साथ मिला हुआ एक रोशनदान नजर आया जिस पर लोहे की सलाखें लगी थी। अगर वाकई नीचे तहखाना था तो ये इस तहखाने का रोशनदान था जहां से रोशनी और ताज़ा हवा तहखाने में जाती थी। मैंने सारे नक्शे को जहन में अच्छी तरह से नक्श कर लिया और टहलता टहलता शाही हमामों के छोटे छोटे संगमरमर के सुतूनों वाले दालान में आ गया। सूरज किले की मेहराबी फसील के पीछे डूब कर सुर हो गया था और शाम के मलगजे साए दरख्तों में उतरना शुरू हो गए थे।
दालान से उतरकर कुछ फासले पर से गुजरते हुए मैंने एक बार फिर दरख्तों के झुंड के पास लगे फौजी खेमे की तरफ देखा। मुझे यकीन था कि अजायब घर वाले खुफिया तहखाने का दरवाजा उसी के आसपास वाक़ है। उसके बावजूद जरूरत इस बात की थी कि उसकी पहले तस्दीक कर ली जाए। तस्दीक का मरहला भी इतना सहल नहीं था। मैं खुद किसी फौजी या इंटेलिजेंस के किसी अफसर से खुफिया तहखाने के बारे में नहीं पूछ सकता था। सब लोग मेरे मर्तबे और मेरी शक्ल से वाकिफ थे। अगर मैं किसी से दरियाफ्त करता तो बात मिस्टर तिवाड़ी तक पहुंच सकती थी और हमारे मिशन के रास्ते में नाकाबिल यकीन दुश्वारियां खड़ी हो सकती थी। इतना मुझे मालूम था कि हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो का ताल्लुक खुसूसियत के साथ वजीर आजम की सिक्योरिटी और मरकजी हुकूमत की बाज़ अहम दस्तावेजों से है। इसलिए लाल किले के तहखाने में रखे हुए चाणक्य प्लान से मुताल्लिक हमारे ऑफिस रिकॉर्ड में कोई ना कोई फाइल जरूर होगी। दफ्तर के खुफिया रिकॉर्ड रूम में बाज़ ऐसे और उससे मुतल्लिका फाइल रखे गए थे जिनका ताल्लुक भारत की दिफाई पॉलिसी से था। रिकॉर्ड रूम की एक चाबी मिस्टर तिवाड़ी के पास और दूसरी चाबी वजारत दिफा के सेक्रेटरी मिस्टर आहूजा के पास थी। मैं उन दोनों में से किसी एक से भी रिकॉर्ड रूम की चाबी हासिल करने की पोजीशन में नहीं था। मुझे उन दोनों के नोटिस में लाए बगैर रिकॉर्ड रूम में घुसकर ये तस्दीक करनी थी कि चाणक्य प्लान जिस खुफिया तहखाने में रखा गया है उसका दरवाजा अजायब घर की अकबी दीवार में ही वाक़ है। इतना मुझे मालूम था कि इस किस्म की खुफिया फाइलों में पूरी तफसील दर्ज होती है, अगरचे वो कोड में होती है, लेकिन मैं अपने महकमे के कोड से वाकिफ था। चुनाचे मैंने अपने तौर पर रिकॉर्ड रूम जाकर चाणक्य प्लान की फाइल चेक करने का फैसला कर लिया। ये इसलिए भी जरूरी था कि अगर मैं जान हथेली पर रखकर हर किस्म की रुकावटों को पार करता हुआ किसी तरह तहखाने में पहुंच जाता हूं तो मुझे नाउमीदी न हो। मैं चाहता था कि ये पहले ही से मालूम हो जाए कि चाणक्य प्लान तहखाने की किस अलमारी में रखा गया है, क्योंकि जाहिर है तहखाने में उतरने के बाद मेरे पास इतना वक्त नहीं होगा कि मैं तहखाने की सारी अलमारियों के ताले खोलकर उनकी एक एक फाइल की पड़ताल करूं। हमारे दफ्तर का सीक्रेट रिकॉर्ड रूम निचली मंजिल में वाक़ था। मैं और मेरे बॉस तिवाड़ी के कमरे के दरमियान बरामदे में एक सीढ़ी बल खाती हुई तहखाने में उतरती थी। यहाँ एक तरफ आला स्टाफ के बाथरूम थे और दूसरी जानिब रिकॉर्ड रूम का दरवाजा था जिस पर ताला लगा रहता था। मैंने इस रिकॉर्ड रूम के मुकफ्फल दरवाजे को कई बार देखा था, मगर उसके अंदर जाने का आज तक इत्तेफाक नहीं हुआ था। दूसरे रोज मैंने अपने दफ्तर से उठकर बाथरूम में दाखिल होते हुए रिकॉर्ड रूम के ताले को गौर से देखा। ये छोटा मगर बड़ा मजबूत ताला था। अगरचे मेरा बाथरूम मेरे कमरे के साथ ही मुल्हिक था, फिर भी कभी कभी ऑफिसर्स भी नीचे वाले बाथरूम में चले जाया करते थे। सीक्रेट रिकॉर्ड रूम को खोलने के लिए चाबी की अशद जरूरत थी। मैं उसे तोड़कर दफ्तर में शक की फजा पैदा नहीं करना चाहता था। आखिर मैंने एक तरकीब ढूंढ निकाली। उससे अगले रोज जब मैं घर से दफ्तर की तरफ चला तो मेरी जेब में कागज में लिपटा हुआ गुंदे हुए आटे का एक छोटा सा गोला भी था। दफ्तर में देर तक मैं अपने काम काज में मसरूफ रहा। दोपहर को जब तकरीबन सारा स्टाफ लंच में मसरूफ हुआ, मैं मौका पाकर नीचे बाथरूम वाले तहखाने में उतर गया। मैंने बाथरूम में हाथ धोते हुए देख लिया था कि वहां मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। बरामदे में भी किसी के कदमों की चाप तक सुनाई नहीं दे रही थी। मैं लपक कर सीक्रेट रिकॉर्ड रूम के दरवाजे पर आया, जेब से गूंथा हुआ आटा निकाल कर ताले के ऊपर रख कर आहिस्ता से दबाया। ताले की कुंजी वाली जगह का निशान आटे पर पूरे का पूरा उतर गया। मैंने बड़ी एहतियात से आटे के पिचके हुए गोले को वापस अपनी जेब में रखा और बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोने लगा। फिर तौलिए से मुंह पूंछा और शिकार सुलगाकर गुनगुनाता हुआ ऊपर आ गया। सीढ़ियों पर मुझे वशराम आता दिखाई दिया। वो मेरी तरफ देखकर जरा सा मुस्कुराया, बोला, मैं भी नीचे वाले बाथरूम में जा रहा हूँ। मेरे बाथरूम में पानी गदला रहा है। मैंने बालों में छोटी सी कंघी फेरते हुए कहा, मेरे बाथरूम में तो पानी बिल्कुल साफ आ रहा है, लेकिन मैं जरा जल्दी में था इसलिए नीचे वाले बाथरूम में चला गया। मैं ये कहकर वशराम के शक को पुख्ता नहीं करना चाहता था कि मेरे बाथरूम में भी गदला पानी आ रहा है, क्योंकि मुझे मालूम था कि ऐसी कोई बात नहीं है और वशराम ने महज बहाना बनाया है। मैं बालों को संवारता मुंह में सिगार दबाए अपने कमरे में आ गया। मुझे सिर्फ एक यही खतरा था कि ताले का निशान लेते वक्त कहीं चाबी वाली जगह से गीला आटा चिमटा हुआ न रह गया हो। उसी रोज पोशाली से भी दिल्ली की हार्डिंग लाइब्रेरी में मुझे मिलना था। वो वहां पहुंच चुकी थी। वापस बंगले पर आकर मैंने गीले आटे के छोटे से सांचे को आग के सामने रख कर सख्त किया और फिर उसमें थोड़ा सा प्लास्टर ऑफ पेरिस भर दिया। जब आटा उखड़ा तो नीचे प्लास्टर ऑफ पेरिस ताले की शक्ल इख्तियार कर चुका था। उसमें चाबी का सुराख पूरी तरह नुमाया था। मैंने इस छोटे से सांचे को रात के वक्त किचन की 2 छत्ती पर कॉर्नफ्लेक की खाली डिब्बों के पीछे छुपा कर रख दिया। मैं खुद उस ताले की चाबी बनवाने नहीं जाना चाहता था। ये काम मैं पोशाली से लेना चाहता था। सुबह मैंने दफ्तर को फोन कर दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं लंच के बाद दफ्तर आऊंगा। फोन मैंने 9 बजे ही किया था। उसके साथ ही मैं गाड़ी निकाल कर हार्डिंग लाइब्रेरी की तरफ रवाना हो गया। हार्डिंग लाइब्रेरी दिल्ली स्टेशन के सामने एक पुरफजा बाग में वाक़ थी।
उसकी इमारत कदीम अंग्रेज़ों के वक्त की है। एक बुलंद छत वाले खुले हॉल कमरे में सुतूनों के दरमियान जगह जगह चमकीले मेज़ रखे हैं जहां बैठकर लोग रिसर्च वगैरह का काम करते हैं। मैं इस लाइब्रेरी के हॉल में आ गया जहां हल्का हल्का खुनक अंधेरा और गहरी खामोशी छाई हुई थी। लाइब्रेरी के काउंटर पर छोटी सी सफ़ेद दाढ़ी वाला एक उधेड़ उम्र आदमी किताबों के इंदराज में मसरूफ था। मैं उसके करीब से गुजरकर दूसरे हिस्से की तरफ आ गया। यहाँ मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी जिसके सुनहरे बाल लड़कों की तरह तराशे हुए थे। उसने हल्के कलर का स्कर्ट और सफ़ेद कलर की कमीज पहन रखी थी। मैं पोशाली को पहचानने में कैसे गलती कर सकता था, अगरचे उसकी पुश्त मेरी तरफ थी और वो एक अलमारी खोले उसमें किताबें लगा रही थी, मगर मैंने उसे फौरन पहचान लिया। कोलंबो वाले एजेंट ने मुझे कहा था कि पोशाली के बाल बॉयकट होंगे। मैंने उसके करीब जाकर आहिस्ता से कहा, पोशाली। पोशाली ने चौंक कर गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा और जरा सा मुस्कुराकर धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम नाओमी है। उसकी आंखें अब नीली नहीं रही थी, उनमें स्याह कॉन्टैक्ट लेंस लगे हुए थे। उसने अलमारी बंद करके ताला लगाया और मेरे करीब से गुजरते हुए बोली, इधर तशरीफ लाइए, आपकी किताब गालिबन इस अलमारी में होगी। वो मुझे कोने वाली अलमारी के पास ले गई जहां हम दोनों के सिवा और कोई नहीं था। पोशाली ने अलमारी खोली और किताबों को निकाल कर रखते हुए धीमी आवाज में बोली, मैं यहाँ शिवाजी बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 14 में रहती हूँ। वैसे तुम मुझे मिलने वहां मत आना, मुझे 3 बजे छुट्टी हो जाएगी। मैं कल यहाँ से सीधा मैटिनी शो देखने कैलाश सिनेमा जाऊंगी। तुम मुझे कैलाश सिनेमा की गैलरी में मिलना। फिर एक किताब मेरी तरफ बढ़ाकर बोली, सर बस ये एक ही कॉपी हमारे पास महफूज है, अफसोस कि हम इसे जारी नहीं कर सकते। आप जहाँ बैठकर इसके नोट्स ले सकते हैं। एक आदमी अलमारियों में लगी किताबों को देखता हुआ हमारे करीब पहुंचकर रुक गया। ये जुमला पोशाली ने उसकी वजह से कहा था। मैंने किताब वापस करते हुए कहा, ठीक है मैडम, मैं कल किसी वक्त आकर इसके नोट्स ले लूंगा। और मैं लाइब्रेरी की अलमारी के करीब से गुजरता हुआ दरवाजे की तरफ चल पड़ा। पोशाली के दिल्ली पहुंचने की मुझे बड़ी खुशी हुई थी, अगरचे अभी तक ये बात वाज़ेह नहीं हो सकी थी कि वो मेरे मिशन में मेरी किस तरह मदद कर सकेगी। इसके बावजूद उसके आने से मुझे काफ़ी हौसला हो गया था। शाम को सुजाता फ़ोन किए बगैर आ गई। वो रात खाने तक मेरे पास ही रही। उसने मेरे साथ अपनी शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी थी। नए शेड्यूल के मुताबिक मैं अगले बरस यानी कोई 7 महीनों के बाद उससे शादी करने वाला था। ये शादी मैं कभी नहीं कर सकता था। मैंने सोच रखा था कि जब शादी का दिन करीब आएगा तो हार्ट अटैक का बहाना बनाकर शादी मजीद कुछ माह के लिए मुलतवी कर लूंगा। अगले रोज मैटिनी शो पर मुझे कैलाश सिनेमा में पोशाली से मुलाकात करनी थी। कैलाश सिनेमा में कोई पुरानी अंग्रेजी फिल्म चल रही थी। वहां बिल्कुल रश नहीं था। शायद इसी मसलहत को सामने रखते हुए पोशाली ने मुझे उस सिनेमा में मिलने के लिए वक्त दिया था। दफ्तर से उस रोज मैं 1 घंटा पहले ही निकल आया और सीधा कैलाश सिनेमा की तरफ चल पड़ा। ये सिनेमा दिल्ली की एक नई आबादी में वाक़ है और उसका शुमार शहर के खूबसूरत और जदीद सिनेमा घरों में होता है। फिल्म शुरू होने वाली थी। मैंने गैलरी का एक टिकट खरीदा और सीढ़ियां चढ़ता हुआ गैलरी में दाखिल हो गया। सिनेमा हॉल में बड़ा खुशगवार सा हल्का हल्का अंधेरा फैला हुआ था और धीमे सुरों में अंग्रेजी म्यूजिक बज रहा था। गैलरी में चंद एक लोग ही बैठे थे। मेरी आंखों ने पोशाली को फौरन पहचान लिया। वो गैलरी की दूसरी दीवार के साथ वाली सीट पर बैठी लिफाफे में से आलू के चिप्स निकाल कर खा रही थी। उसके आसपास की कितनी ही सीटें खाली थी। मैं चुपके से उसके साथ वाली सीट पर जाकर बैठ गया। पोशाली ने मेरे बैठते ही लिफाफा मेरे आगे कर दिया। बोले, जिस रोज तुम कोलंबो से चले थे मुझे उसके अगले ही रोज कोलंबो से निकाल कर मद्रास और फिर दिल्ली पहुंचा दिया गया था। एक पुरस्कार आदमी जिसने फौजी वर्दी पहन रखी थी मेरी रहनुमाई करता रहा। मैंने रात एक होटल में बसर की और अगले रोज सीधी हार्डिंग लाइब्रेरी आ गई। यहाँ पहले ही से बात हो चुकी थी। मेरा ख्याल है कि मुझे यहाँ नौकरी दिलवाने के लिए भारी रिश्वत दी गई थी। मेरा शनाख्ती कार्ड भी तैयार था जो इस वक्त भी मेरी जेब में है। यहाँ मुझे इसराइली लड़की मिस नाओमी जाहिर किया गया है जो अपने माँ बाप के मरने के बाद हैफा से दिल्ली आ गई थी और यहाँ ही रहना चाहती है। हार्डिंग लाइब्रेरी में किताबों को अलमारियों में रखने और निकालने का काम करती हूँ। फिर पोशाली ने बताया कि कोलंबो वाले एजेंट ने उसे भी चाणक्य प्लान के बारे में वो सब कुछ बता दिया जो उसने मुझे बताया था। पोशाली कह रही थी, क्या तुमने अजायब घर वाले तहखाने को पहले कभी देखा है? मैंने भी कुछ साल इस शहर में गुजारे हैं मगर लाल किले में जाने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। मैंने सारी कहानी बयान कर दी कि इस वक्त मुझे अपने ऑफिस के सीक्रेट रिकॉर्ड रूम के ताले की चाबी बनवाने का मरहला दरपेश है जो उसकी मदद के बगैर हल नहीं हो सकता। पोशाली ने चिप्स खाते हुए इर्द गिर्द की नशिस्तों पर एक निगाह डाली और कहा, तुम मुझे सांचा दो, मैं उस तरह की चाबी बनवा लूंगी। अंदरूने शहर ऐसी दुकानें हैं जो कुछ रुपए लेकर हर किस्म के ताले की चाबी तैयार कर देते हैं। मैंने कहा, मैं कल तुम्हें इस जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस का सांचा ला कर दूंगा। पोशाली ने कहा कि मैं लाइब्रेरी बिल्कुल लाऊं। उसने अगली शाम मुझे दिल्ली रेलवे स्टेशन के फर्स्ट क्लास रिफ्रेशमेंट रूम में आने का वक्त दिया। बोली, आज से 10 बरस पहले मैंने अपने एक अंकल के साथ इस शहर दिल्ली में 1 साल गुजारा था। वो जहाँ समरकंद से मजहबी किताबें बेचने का कारोबार करने आए थे। मैं इस शहर में काफी घूमी फिरी हूँ।
फिल्म शुरू हुई तो हॉल में अंधेरा छा गया। चूंकि हमारे इर्द गिर्द दूर तक सीटें खाली पड़ी थीं, इसलिए हम बेफिक्री से गुफ्तगू करते रहे।